कौन क्या कह रहा है, क्या बात रख रहा है, इसे समझने के लिए आज हमने भी कोशिश की कि जितने विमेन रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी हमारे पास हैं जरा उनसे भी बात करें। इसी कड़ी में मैथिली ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप विधायक भी हैं, आप सशक्त महिला की एक पहचान भी हैं। तो मैथिली, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आरती टिक्कू जी भी जुड़ चुकी हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सीनियर जर्नलिस्ट रूही तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का भी। लेकिन मैथिली, पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि सरकार की मंशा तो बहुत अच्छी है, लेकिन विपक्ष को इस मंशा पर शंका है। जी, अभी मैं विपक्ष के रोल को समझ भी पा रही हूँ और उनका किसी भी काम में बोलना जायज़ है, वो अपना व्यूज़ रख सकते हैं। एज़ अ कार्यकर्ता ऑफ बीजेपी, मुझे ये समझ में आता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम ये होने जा रहा है। 33% रिज़र्वेशन एक्चुअली इट इज़ नीडेड, क्योंकि जितना ज़्यादा महिलाओं को नीतियों से जोड़ते हुए सशक्त किया जाएगा, वो एक्चुअली एक गारंटीड सीट दिखाता है और इसका लाभ हम लोगों को, सभी महिलाओं को 2029 के लोकसभा इलेक्शंस में भी देखने को मिलेंगे। तो हम लोग तो पूरे भारत के लोग इसका बहुत अच्छे से, खुले मन से और बहुत दृढ़ता पूर्वक, बहुत स्ट्रांगली इसको मैं सपोर्ट इसके करते हैं। पॉलिटिकल पहलू पर आऊं और उस पर चर्चा को बढ़ाऊं अपने बाकी मेहमानों के साथ, लेकिन मेरा मेरा एक बहुत बड़ा सबमिशन इसमें यह भी है कि हम भारत के जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बहुत करीने से समझते हैं, महिला बड़ी ही सशक्त दिखाई देगी, लेकिन जब महिला के अधिकार की बात होती है तो उसमें भी पुरुष प्रतिनिधित्व करता हुआ कई बार दिखाई देता है, प्रॉक्सी बनकर पीछे खड़ा हो जाता है, या चेहरा सामने महिला का होगा, पीछे जो है वीटो किसी और का होगा। आप जो बोल रही हैं ये मैंने भी जब मैं अपने क्षेत्र में जाती हूँ और मुखिया जो महिला हैं, तो उनके साथ जो उनके पति होते हैं, तो हम लोग उनको मजाक मजाक में मुखिया पति बोलते हैं। तो हम मैं ये खुद भी रियलाइज कर रही हूँ कि जब मुखिया से हमको बात करनी होती है तो मुखिया जी के पति आते हैं और उनको ही सारे गांव वाले लोग ये मुखिया है, ये मुखिया बोलते हैं। तो ये एक ऐसा चेंज है जो हम लोग धीरे 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 करके अपनी सोसाइटी में, हम ही लोग हैं जो वो चेंज ला सकते हैं। हम ही बोल सकते हैं कि नहीं, हम आपसे नहीं, हम मुखिया जी से बात करने के लिए आए हैं। तो ये तो ऐसा सोसाइटल चेंज है जो धीरे धीरे करके आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो नीति सोच रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी की जो आइडिया है, उसको हम लोग पीछे खींचे। और मेरा तो भरपूर साथ है और मैं चाहती हूँ कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़े, ताकि औरतों के हक की बात लोकसभा में जाकर के औरतें बोली। और जब एक महिला प्रतिनिधित्व करती है तो कहीं ना कहीं वो हर वर्ग को लेते हुए चलती है। अच्छा मैथिली, आप रहे हमारे साथ। आरती जी और रूही जी, मेरा एक एक करके ये सवाल आप दोनों से है। आरती जी, पहले तो आपसे, जो विपक्ष कह रहा है कि सीटें बढ़ाने की आवश्यकता क्या है, परिसीमन करने की आवश्यकता क्या है, 243 सीटों में से ही फीमेल रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं हो सकता, 33% रिजर्वेशन उसी पर लागू क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि सरकार चुनावी फायदा उठाना चाहती है, इसलिए वो चाहती है सीटें बढ़ा दी जाए। मीनाक्षी, पहले तो ये कह दूं कि ये बिल आरक्षण का जो 33% महिलाओं के लिए जो लेजिस्लेशन में लाया जा रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देश की ज़रूरत है, क्योंकि मैं उन महिलाओं में से हूँ जो ये मानती थी कि मेरिट पे लड़ाई लड़े महिलाएं, और अपने दम पे लड़े, और अपने टैलेंट के बलबूते पे लड़े, अपनी हिम्मत पे लड़े। लेकिन मुझे जो पिछले 25-26 साल जो मैंने पत्रकारिता में किए हैं, और जो मैंने देखा है, देश का हाल जो देखा है, कि कितनी भी सक्षम क्यों ना हो महिला, उसको कैसे राजनीति और राजनीतिज्ञ जो है वो कैसे पीछे छोड़ देते हैं और कैसे उसको सबोटाज करते हैं। उस सबको लड़ने के लिए मुझे लगता है ये आरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं के हक में बहुत कम मर्द खड़े हैं इस देश में। इसलिए मैं मानती हूँ कि ये जो सरकार ने ये बिल लाया और उसको पास किया, और जो इम्प्लीमेंटेशन होनी है वो बहुत ही अच्छी, एक कहूंगी एक ऐतिहासिक मोमेंट है देश के लिए। दूसरा ये कि क्या ये जितनी अभी करंट सीट्स है लेजिस्लेचर में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, उस पे 33% ही होना चाहिए था। मुझे लगता है कि विपक्ष का एक पॉइंट ये सही है, क्योंकि जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जम्मू कश्मीर में हुई, मैं उससे बहुत ही असंतुष्ट थी। क्योंकि
क्योंकि जब सेंसस एक्यूरेट है ही नहीं, कितना चेंज आया है 2011 से देश में, कि हमें मालूम नहीं है कि एक्चुअली किन पॉकेट्स में कौन ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है। और उसमें इनफैक्ट जम्मू कश्मीर खासकर वहां पे मुझे लगा कि महिलाओं को नुकसान हुआ, जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुई बहुत अच्छे से नहीं हुई, प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, जो सीट्स बढ़ाई गई मुझे नहीं लगा कि वो इंक्लूड कर रही है। ठीक। तो मुझे लगता है कि सेंसस होता और उसके बाद डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होती तो सही होता, लेकिन इस और वक्त सेंसस का डेटा तो अभी हमारे पास केवल 2011 का आखिरी डेटा है, और इसलिए विपक्ष ये कह रहा है कि ये इतनी सब हड़बड़ी में क्यों हो रहा है। नीरजा चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत नीरजा जी आपका भी। मेरा सवाल और चर्चा का बिंदु यही है कि सरकार क्या जल्दी में ये एक्सरसाइज कर रही है क्योंकि कोई चुनावी फायदा वो उठाना चाह रही है, या फिर आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो ये करना होगा, इसे कितना और टाला जाएगा? आई थिंक देखिए, पहले तो 2023 में जब पास हो गया यूनानिमसली, नियर यूनानिमिटी के साथ, उस समय लिंक कर दिया डिलिमिटेशन से उसकी ऑपरेशन को, इसके इम्प्लीमेंटेशन को, ये तो हम सब जानते हैं। तो ये खटाई में रख दिया गया कि जब सेंसस होगा 26-27 का, उसके बाद जब, और सेंसस इस बार हो रहा है, पहले हाउस होल्ड का हो रहा है, फिर दूसरी चीजों का होगा सेकंड फेज में, तो हो सकता है ये 29 के पार कर जाए पूरी एक्सरसाइज, और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये माना जा रहा था कि 2034 हो सकता है, 2039 तक भी ये बिल टल जाएगा, तो कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। फिर अचानक सरकार ने इसको बाहर किया। अब सवाल उठ रहे हैं, ये क्यों जल्दीबाजी, सडनली इम्प्लीमेंटेशन का क्या कारण है? महिला तो खुश है कि अगर आप जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट करिए, लेकिन पॉलिटिकल कारण क्या हो सकते हैं? आपका सवाल ये था। पॉलिटिकल कारण है कि महिला एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी वोट बैंक के रूप में उभर रही है। हर पार्टी उनको आकर्षित करना चाह रही है, चाहे नीतीश कुमार है, चाहे नरेंद्र मोदी है, चाहे राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, जो भी देखिए आप, ममता बनर्जी की महिला बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, महिला माइनॉरिटीज माना जाता है। दूसरा सवाल ये है कि सरकार ने ये स्पेशल सेशन चुनावों के दौरान क्यों बुलाया गया 16, 17, 18 को? मैं इस बिंदु पर लेकर आऊंगी आपको, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग कुछ पॉलिटिकल कमेंट है जो मैं इसमें इंकलकेट करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले रूही तिवारी, आपकी तो किताब ही है व्हाट विमेन वांट, अंडरस्टैंडिंग द फीमेल वोटर इन मॉडर्न इंडिया। अब महिला तो अधिकार चाहती है, और वो किसी प्रॉक्सी को नहीं चाहती है, वो अपने पीछे किसी स्टैंप को नहीं चाहती है, वो अपने अधिकार अपने हिसाब से चुनाव करना चाहती है। लेकिन समस्या भारत की ये है कि वो प्रॉक्सी बटन हमेशा उनके साथ चलता है। क्या इस अधिकार से वो प्रॉक्सी बटन हटेगा? क्या अधिकार मिलेगा? और परिसीमन से फिर ट्विस्ट कितना होगा? देखिए मीनाक्षी, इस मुद्दे के ना 3 पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि क्या आरक्षण की, महिला आरक्षण की आवश्यकता है? बिल्कुल 100% आवश्यकता है, क्योंकि जो ऐतिहासिक भेदभाव हुआ है महिला के साथ, उसको अगर हमको ठीक करना है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, तो आरक्षण बहुत आवश्यक है। जिस तरह से हमको कुछ बैकवर्ड कास्ट और क्लासेस के लिए भी आरक्षण चाहिए होता है। दूसरी बात मुद्दे की ये है कि इस वक्त ये डिस्कशन होना कि क्या प्रॉक्सीज होंगे या रबर स्टैंप होंगे, ये देखिए मेरे हिसाब से एक बहुत ही छोटा पहलू है इस बड़े रेवोल्यूशन का, जो इस तरह के प्रतिनिधित्व से आ सकता है। ये चर्चा तभी भी हुई थी जो अर्ली 90s में, जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए थे, जो पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज में आरक्षण मिला था महिलाओं को। और बिल्कुल सही बात है, तब सरपंच पति, जैसे कि अभी मैथिली ने बोला, उन्होंने एक दूसरा शब्द यूज किया, हम सरपंच पति कहा करते थे उस टाइम पे, मुखिया पति, लेकिन चेंज, मुखिया पति उन्होंने बोला, धीरे धीरे चेंज हुआ है। और ये एक ऐसा चेंज है जो ओवरनाइट नहीं होगा, इसको दशक लग सकते हैं इस तरह के चेंज को आने में। जो ट्रू एम्पावरमेंट ग्रास रूट से महिला की होगी, वो इन्हीं किस्म के प्रतिनिधित्व से होगी। और इस प्रतिनिधित्व को आपको फैसिलिटेट करना है इस तरह के लेजिस्लेशन के साथ, इस तरह
के गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन के साथ। लेकिन तीसरा मुद्दा इसमें है कि जहां तक हम प्रतिनिधित्व की बात करें, सिर्फ महिला की बात इस समय है, लेकिन इसमें एक और जो चीज है जो जुड़ गई है एंगल, वो ये है कि जिस तरह का सरकार इस समय प्रपोज कर रही है बदलाव, उससे क्या दक्षिणी जो राज्य है उनका प्रतिनिधित्व जो कम होगा पार्लियामेंट में, क्या उनका जो प्रोपोर्शनल इंक्रीज है वो कम होगा? विल दे सफर? और ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए वो अपने आप में फिर एक और मुद्दा है और बहुत जरूरी मुद्दा है, और इसलिए जरूरी है कि सरकार सहमति से आगे बढ़े। इस तरह से जो उनकी आदत है इस सरकार की कई बार बुलडोज करने की, ये बहुत सेंसिटिव, बहुत डेलिकेट, लॉन्ग टर्म मुद्दा है ये, इसको ऐसे हड़बड़ी में करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं आती हूँ आप लोगों के पास, क्योंकि जो सरकार का पक्ष है वो ये कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन के बहाने विपक्ष एक बार फिर महिला आरक्षण पर अड़ंगा लगाना चाहता है। ये सरकार का स्टैंड है। 2010 में भी ये बिल लाया गया था जब यूपीए की सरकार थी, और उस वक्त इस बिल का क्या हाल हुआ था वो तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं। आरजेडी और समाजवादी पार्टी ने बिल का इतना विरोध किया, इतना ही नहीं, आरजेडी सांसद राजेंद्र प्रसाद ने तो बिल की कॉपी फाड़कर चेयरमैन हामिद अंसारी की तरफ उछाल दी थी। उस वक्त की ये तस्वीर है और साल 2010 का वो टाइम है। आज की स्थिति क्या है ये देख लें, पहले आप ये तस्वीर देख लें। अब कल से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है और विपक्ष एक रणनीति तैयार कर रहा है। वो सरकार को दोनों सदनों में पूरा जोर लगाकर, अपनी ताकत लगाकर रोकेगा। लेकिन सरकार का स्टैंड क्लियर है। सरकार ये कह रही है कि सीटें आनुपातिक होंगी, हर राज्य के लिए वर्तमान सीटों में 50% की बढ़ोतरी होगी, किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। बिल की भाषा बहुत स्पष्ट है। संसद में बिल को सरकार की तरफ से बड़ी स्पष्टता के साथ समझाया जाएगा। अब परिसीमन का आसान भाषा में मतलब यह है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा या विधानसभा में सीटों की सीमाओं को एक बार फिर से तय करना, और इसका उद्देश्य यह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर क्षेत्र में लगभग बराबर जनसंख्या हो, ताकि हर नागरिक के वोट का बराबर महत्व रहे। लेकिन विपक्ष का आरोप यह है कि अभी 2011 जनगणना के आधार पर दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या कम है और उत्तर भारत के राज्यों में ज्यादा है, इसलिए उत्तर भारत में सीटें ज्यादा बढ़ेंगी और दक्षिण में कम बढ़ेंगी। विपक्ष का कहना है कि 2021 का सेंसस अभी नहीं हुआ तो 2011 के आधार पर ही परिसीमन क्यों? इसके अलावा ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से कोटा देने की भी मांग की जा रही है। कुछ राजनीतिक टिप्पणियां भी है, वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन नीरजा जी, ये जो बात विपक्ष कह रहा है, जो दक्षिण और उत्तर के बहाने इस मुद्दे को थोड़ा क्या डिरेल करने की कोशिश नहीं हो रही? अब भाई उत्तर भारत में जनसंख्या वैसे भी अनुपात अगर हम देखें तो दक्षिण के मुकाबले ज्यादा है। देखिए, अब दक्षिण भारत के स्टेट्स में डिलिमिटेशन को लेके काफी समय से एक चिंता है कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग ठीक किया, उन्होंने डेवलपमेंट ठीक किया, उसकी वजह से उनको सजा दी जा रही है। अगर उनका जो क्लाउट है लोकसभा में वो कम हो जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि उनकी आबादी उतनी नहीं बढ़ी जितनी कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बड़ी है। तो फायदा नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को होगा, उनके ज्यादा एमपीज आएंगे लोकसभा में। तो ये एक चिंता का विषय काफी समय से, और जिसकी खिलाफत भी उन्होंने की। लेकिन प्रधानमंत्री ने हाल में जो कहा कि 50% सीट्स बढ़ेंगी हर स्टेट में, और जो रेशो है स्टेट्स के बीच का उसको हम नहीं बदलेंगे, उसको रिटेन करेंगे। लेकिन जो बिल आए हैं उन बिल्स में ये साफ तरीके से नहीं कहा गया है। इससे एक हड़कंप मच गई है कि 2011 के आबादी के आधार पे आप क्या डिवीजन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सीट्स का। 850 आपने बढ़ा दी, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या 2011 के सेंसस के आबादी के बेसिस पे होगा। मतलब आप हर स्टेट में 50% इंक्रीज का जो स्टैंडर्ड प्रधानमंत्री ने कहा था वो नॉर्म नहीं रख रहे हैं, क्योंकि लिखित में बिल में वो नहीं शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बन गया। मैंने कई लोगों से बात की आज चेन्नई में और जगह भी, वो बहुत ही नाराज हैं, बहुत ही उत्तेजित हैं। मैम, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग जो चल रही है नीरजा जी, नॉर्थ साउथ
का जी, मामला बनता जा रहा है। विमेन रिजर्वेशन कहीं ना कहीं हाशिए पे चला जा रहा है इस समय। नीरजा जी, एक तस्वीर मैं इसलिए अब दर्शकों के सामने रख रही हूँ, ये इंडिया ब्लॉक की मीटिंग है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कपिल सिब्बल, सुप्रिया फूले, तमाम विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं वो इस मीटिंग में दिखाई दे रहे हैं। आरती जी, तमिलनाडु में देखिए, जानते हैं हम, चुनाव है, 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है, और ऐसे में डिलिमिटेशन के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर आवाज इसके खिलाफत में अगर उठ रही है तो वो दक्षिण की पॉलिटिकल पार्टीज की है, और स्टालिन सबसे मुखर होकर बोल रहे हैं। स्टालिन आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी और केंद्र सरकार साउथ के राज्यों को पॉलिटिकली कमजोर करने की कोशिश करी। एक बार सिर्फ स्टालिन का बयान सुना देते हैं, फिर मैं आती हूं आपके पास आरती जी। டீலிமிட்டேஷன் பேர்ல தனது லிமிட்டை தாண்டி डिलिमिटेशन के नाम पर केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी लिमिट को पार करते हुए तमिलनाडु समेत सभी दक्षिण भारतीयों के साथ अन्याय कर रही है। उत्तर भारतीय राज्यों को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने और दक्षिण भारतीय राज्यों को राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की अगर कोशिश की जाती है तो तमिलनाडु उसे देखकर चुपचाप नहीं बैठेगा। हर परिवार सड़क पर आकर विरोध करेगा। केंद्र की बीजेपी सरकार किसी की सही बात को सुनना ही नहीं चाहती और इस बार भी नहीं सुना। कानून में संशोधन लाकर केंद्र सरकार तमिलनाडु की आवाज को दबाना चाहती है। इस नए बिल से उत्तर भारत के राज्यों और दक्षिण भारत के राज्यों में सदस्यों की संख्या में बड़ा अंतर आ जाएगा। हालांकि स्टालिन को जवाब देने का काम केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा। आरती जी, उन्होंने ये कहा कि महिला आरक्षण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसके लिए हमने 40 साल का इंतजार किया है और इसके लिए अब और एक दशक का इंतजार नहीं किया जा सकता। आपकी इस पे आरती जी क्या राय है? क्या दक्षिण वर्सेस उत्तर हो रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है ये तो सारे राजनीति के मुद्दे हैं। असल में किसी को ये नहीं मालूम है कि जो वोटर, फॉर एग्जाम्पल मैं जम्मू कश्मीर की वोटर पैदा हुई थी, लेकिन मैं आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर की वोटर नहीं हूं, तो मैं रेजिडेंट भी नहीं हूं इन अ वे। तो हमें कैसे 2011 का जो सेंसस है वो बहुत पुराना सेंसस है, कितनी माइग्रेशन हुई है एक स्टेट से दूसरी स्टेट, और जो प्रॉस्परस स्टेट्स है उसमें साउथ की बहुत सारी स्टेट्स है, बहुत बड़े बड़े शहर, बैंगलोर हो, चेन्नई हो, कोची हो, बड़े सारे शहरों में नॉर्थ के लोग आके बसे हैं, नॉर्थ की स्टेट्स में बाकी कहीं लोग आके बसे हुए हैं। तो वाकई हमें मालूम ही नहीं है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है वोटर की और एक्चुअल सिचुएशन क्या है कंस्टिट्यूएंसीज की। ये राजनीति जो खेल रहे हैं, नॉर्थ वर्सेस साउथ, एक कास्ट वर्सेस दूसरी कास्ट, ये सब राजनीति है। मेरे अनुसार जो है कि सरकार हो या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हो, उन्होंने किसी ने तैयारी नहीं की है ये समझने की कि 2011 से लेकर अभी तक जो देश में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो चेंज आया, जो माइग्रेशन हुई, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से लोग आगे पीछे चले गए, एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो लोगों ने माइग्रेट किया, उस सबसे जो पूरी देश में ट्रांसफॉर्मेशन आई है कंस्टिट्यूएंसीज में, उसका अनुमान लगाना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और जैसे केसी वेणुगोपाल ये कह रहे हैं, रूही जी, केसी वेणुगोपाल ये कह रहे हैं कि अगर डिलिमिटेशन हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान तो छोटे राज्यों को होगा। इस पर सरकार को क्लियर स्टैंड लेना चाहिए। मेरा सवाल यह है कि सरकार की क्या मंशा गलत है, या टाइमिंग गलत है, या तरीका गलत है? विवाद की जड़ कहाँ है? देखिए, मंशा सही है गलत है ये कहने वाली तो मैं कौन होती हूँ, लेकिन तरीका बिल्कुल बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एक ऐसा अभ्यास है जो पूरी निष्पक्षता से होना चाहिए। इस तरह का जो एक प्रोसेस है, इसको आप ना हड़बड़ी में कर सकते हैं, ना ही आप तब कर सकते हैं जब 4 लोग आपको ये कह रहे हैं कि ये निष्पक्ष नहीं है, कि ये अनफेयर है, क्योंकि ये एक बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दा है। मैंने पहले ही कहा, आरक्षण बहुत आवश्यक है महिलाओं के लिए। अगर नहीं होता, अगर पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल खुद ही कर रहे होते तो इस चीज की आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन क्योंकि मर्दों से भरी हमारी राजनीतिक
व्यवस्था है उसमें मर्दों ने कोशिश ही नहीं की है औरतों को सही में रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व देने की, इसीलिए बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर सवाल उठ रहे हैं, अगर कुछ राज्य, चाहे दक्षिणी राज्य हो या चाहे कोई और राज्य हो, इनसिक्योर है इस एक्सरसाइज को लेके, तो आपको वो एड्रेस करना पड़ेगा। और जैसे नीरजा जी ने समझाया, नीरजा जी ने कहा कि सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी ही नहीं है। उन्होंने पहले कुछ और कहा था, लेकिन अब जो उन्होंने बिल टेबल किए हैं उसमें बात अलग है। तो वो जो एक गैप आया है, जो उन्होंने पहले आश्वासन दिया था वर्सेस जो अब बिल में है, उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? ये एक ऐसी चीज नहीं है जिसको आप बुलडोज कर सके। जैसे कि मैंने बोला, इसका आने वाली कई पीढ़ियों पे असर होने वाला है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं उस बात को आपकी समझ रही हूँ रूही जी। मैं रूही जी आपकी बात को मैं समझ रही हूँ, जो आरती जी भी कहना चाह रही है, मैं वो पॉइंट भी समझ पा रही हूँ। नीरजा जी, मैं इसका बहुत ही क्रूएल पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पर मैं एक सवाल लेकर आ रही हूँ आपके पास। बी इट राइट और रॉन्ग, तरीका सही है या हड़बड़ी में लिया गया है, लेकिन जो कदम उठाया जा रहा है, क्या उससे महिलाओं को फायदा होगा या नहीं होगा? दूसरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी को पॉलिटिकल बेनिफिट होगा या नहीं होगा? देखिए, पहला कि महिला को फायदा होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप 1/3 महिला को संसद में ले आते हैं, असेंबलीज में ले आते हैं, मैं मानती हूँ हमारे देश का समाज और राजनीति बदल जाएगी। हमने देखा है महिला को 30% क्या 20 स्टेट्स में 50% है लोकल बॉडीज में, पंचायत में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में आज, और इतने सालों से वो वहां हैं जिनको अनुभव है। अब वो स्टार्ट हुआ था, वो महिला घूंघट में आती थी, आज उसको अनुभव है कैसे चलाना है, और उसका फोकस जो स्टडीज ने बताया है, फोकस रहा है ठोस मुद्दों पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, एनवायरनमेंट पे, इस तरह के जो मुद्दे हैं उस पे उसको ज्यादा तूल देती रही है महिला। तो अगर 1/3 महिला हमारे लोकसभा में आ जाएगी, एक क्रिटिकल मास आ जाएगा, मैं मानती हूँ हमारी पूरी पॉलिटिक्स बदलने वाली है। तो वो उसमें तो दो राय नहीं है मेरी। क्या भाजपा को फायदा होगा? ऑफ कोर्स फायदा होगा। जैसा मैंने कहा कि विमेन एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बन रही है, हर पार्टी उनको अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, और जो पार्टी इसका समर्थन करेगी, इस मूव का, नेचुरली महिला उसकी तरफ देखेगी, तो भाजपा को फायदा होगा। और कांग्रेस को भी फायदा हो सकता है, रीजनल पार्टीज, क्योंकि हर पार्टी ने इसका समर्थन किया है। और ओवर द इयर्स 96 में देवेगौड़ा की सरकार, जो कि रीजनल पार्टीज की सरकार थी एसेंशियली, वो पहली बार लाई थी। 98-99 में वाजपेयी जब थे तो लाए थे, और 2008 में मनमोहन सिंह थे तो लाने की कोशिश की थी, राज्यसभा में पारित हो गया था, लोकसभा में लाने की हिम्मत नहीं की, उनको डर था कि सरकार ना गिर जाए, क्योंकि ओबीसी का विरोध था। तो हर बार बिल लाया गया, लेकिन वाज अलाउड टू लैप्स मेजॉरिटी होते हुए, और उसका कारण समझने की जरूरत है। वो विरोध कहाँ से आ रहा है? विरोध इसलिए नहीं आ रहा कि जो पुरुष एमपीज हैं वो महिला के खिलाफ हैं। उन्होंने कई बहुत प्रो महिला बिल पारित किए हैं, वो खिलाफ है कि उनकी सीट 1/3 में ना चली जाए। वेरी वेल सेड मैम। इसलिए लोकसभा की स्ट्रेंथ को बढ़ाना बाय 1/3, और वो 1/3 महिला को एलोकेट करना, उससे जो पुरुषों का रेजिस्टेंस रहा है वो कम हो जाएगा। मुझे लगता है डिलिमिटेशन से लिंक करने का शायद ये भी एक कारण था, लेकिन आज वो एक जैसे कहते हैं क्रॉस फायर में फंस गया है, नॉर्थ साउथ के क्रॉस फायर मैं बहुत आशावान हूं, और आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि कल से जब ये डिस्कशन शुरू होता है तो कौन सी पार्टी इस पर क्या मत रखती है। एक महिला पैनल के साथ मैंने यहाँ पर ये डिस्कशन किया, जिसके इसके हर पहलू को हम दर्शकों तक पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया आरती जी, रूही जी, नीरजा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। और